अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। ये जो नाम है बिजनेस एथिक्स, इसमें दो वर्ड्स हैं, पहला है बिजनेस, दूसरा है एथिक्स। बिजनेस वर्ड को पढ़ पढ़ के हम पक चुके हैं, फिर भी मैं एक दफा बता देता हूं कि बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्राइव कर रही होती है प्रॉफिट के लिए। कैसे स्ट्राइव करती है कि यहाँ पे सब लोग मिल के मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, फिर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में। उसके बाद जो इनके पास पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी जाती है तो बचता है प्रॉफिट। तो बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारी कॉस्ट इनकर करती है ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर दे। और जब वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो उनके पास बच जाता है प्रॉफिट। और जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, ये कस्टमर्स को सेल करते हैं, उन कस्टमर्स को जो कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को डिजायर करते हैं, उनकी डिमांड होती है इन गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी कि बिजनेसेस वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि कस्टमर परचेज करना चाहता है, ना कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें जो कि वो खुद प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस, वो प्रोसीजर्स, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विश करवाते हैं बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। और साथ ही साथ आपकी मॉरल ड्यूटी, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन बना देते हैं कि आप अगर कोई भी काम करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके ही होंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो गाइडलाइन, वो रूल बुक है जो कि आपने सेट की है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और फिर जो भी तुम एक्शन करोगे, परफॉर्म, जो भी तुम डिसीजन लोगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे हैं। ये तुम्हारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है। उम्मीद है बात समझ आ गई। हर चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस फंक्शन होता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में था आपके पास फाइनेंस का फंक्शन, चैप्टर नंबर 5 में आपके पास था आईटी का फंक्शन। अब चैप्टर नंबर 6 पर आ गए हैं, तो यहाँ जो फंक्शन है वो है लीगैलिटी का और एथिक्स का। कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो याद रखिएगा, या तो वो लीगल होती है या वो इलीगल होती है। यानी कि या तो वो लॉफुल होगी या अनलॉफुल होगी। तो लीगल, लॉफुल, इलीगल, अनलॉफुल एक ही बात है। या आपको एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होगे तो वो एथिकल होगी या अनएथिकल होगी। राइट। सर मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की और वो इलीगल, तो ऑटोमेटिकली वो अनएथिकल हो जाएगी। सर मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, वो लीगल है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एथिकल भी हो सकती है, अनएथिकल भी हो सकती है। क्योंकि लीगल एक्टिविटी है तो जरूरी नहीं कि वो एथिकल भी हो जाए। लीगल है, लॉ ने कहा हुआ है, ठीक है, बेहतरीन। लेकिन अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी को इमोशनली डैमेज कर रहे हो, किसी को मेंटली डैमेज कर रहे हो, आप उसे परेशान कर रहे हो, लॉ में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो दैट्स एन अनएथिकल एक्टिविटी। तो कह रहा क्या चैप्टर नंबर 6 बता रहा है कि आपके पास जो लीगल डिपार्टमेंट होता है या जो एथिकल डिपार्टमेंट होता है वो मेक श्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लीगल एक्टिविटीज भी चल रही हों, और साथ ही साथ जो भी एक्टिविटीज लीगल हो वो साथ ही साथ एथिकल भी हों। क्योंकि एथिकल अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको मैं मेजर नहीं कर सकता। एक बंदे ने इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की, अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म की, तो जो कानून में लिखा हुआ है वो सजा उसे मिलेगी। एक बंदे ने लीगल एक्टिविटी परफॉर्म की लेकिन वो एथिकल एक्टिविटी नहीं थी, वो अनएथिकल एक्टिविटी थी, तो अब उसे सोसाइटी सजा देगी। अब सोसाइटी चाहे तो थोड़ी सी सजा दे दे, सोसाइटी चाहे इग्नोर कर दे, सोसाइटी चाहे तो सोशली बॉयकॉट कर दे कि आपका बिजनेस खत्म हो जाए। तो सर जो एथिकल एक्टिविटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की तो कॉन्सिक्वेंसेस आर या पार वाले हो जाएंगे। तो कह रहा है कि जो प्राइमरी गोल है बिजनेस का, यानी कि वैल्यू मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ये तो जरूरी है, लेकिन आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ बॉटम लाइन पे नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है कि बिजनेसेस आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली टू द बॉटम लाइन। सिर्फ तुम जो बॉटम लाइन है ना उस पर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ बॉटम लाइन क्या है या आपकी अल्टीमेट एक्टिविटी, अल्टीमेट गोल है, तो सिर्फ अल्टीमेट गोल पे तुम्हारा फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे तुमने क्या करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इन एन एथिकली रिस्पॉन्सिबल मैनर।
कि जो भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो, जो भी तुम प्रॉफिट्स हासिल कर रहे हो, जैसे भी तुम बिजनेस की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हो, हर एक एक्टिविटी एथिकल होनी चाहिए। उम्मीद है बात समझ आ गई हो। लिखा है प्रॉपर गवर्नेंस प्रोसेस मस्ट बी पुट इनटू प्लेस to achieve goals and objectives of an organization through ethical decision making and socially responsible manner। यहां पे कह रहा है कि जो भी तुम गवर्नेंस प्रोसेस लेके चल रहे हो वो एक प्रॉपर तरीके से डिजाइंड होना चाहिए, इस तरीके से प्लेस्ड होना चाहिए कि जो भी की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तुम अचीव कर रहे हो वो तुम एथिकल डिसीजन मेकिंग से करो, और तुमने जो भी काम करना है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। ये चैप्टर फोकस करेगा कुछ चीजों पे, ये शो करेगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स में क्या फर्क है। ये बताएगा वो टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे मैं एथिकल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ, एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकता हूँ। फिर विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR और इंडिविजुअल सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ISR। फिर हम बात करेंगे कि जो आप अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और लास्ट में बात करेंगे कैसे इस एथिकल इश्यू को मैनेज करें। उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया हो। अब चलते हैं पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन पे। पर्सनल एथिक्स की डेफिनेशन ये रही, एथिक्स इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। आपको बताएगा सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपको बताएगा कि आपकी मॉरल ड्यूटी एंड एप्लीकेशन है कि आपने एथिक्स को फॉलो करना है, मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ये वो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं या ये वो सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको जज करने में हेल्प करते हैं बिटवीन समथिंग राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स ऑफ डूइंग बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स ऑफ नॉर्मल सोशल बिहेवियर। जाहिर सी बात है कि जो हमारे पर्सनल एथिक्स होते हैं वो हमारे बिजनेस एथिक्स से डिफरेंट होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम बिजनेस एथिक्स पढ़ लें। Business ethics are set of moral principles which guide organizations what is right, what is wrong, and what is appropriate in the workplace. बिजनेस एथिक्स वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स है जो आपको सही गलत में फर्क बताते हैं और आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या अप्रोप्रिएट है या ऑर्गेनाइजेशन में क्या इनअप्रोप्रिएट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पर्सनल एथिक्स है ना, अगर आपसे आगे कोई ऐसी भी बात कर देता है जो आपको लगता है कि इखलाकन सही नहीं थी, यू माइट लेट इट गो, क्योंकि तुम कहोगे पर्सनल लेवल पे बात इट्स ओके चलता है, बट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता दोस्त। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को दावत में बुलाया और वो कैजुअल ड्रेसिंग में आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये सोच लोगे कि यार ये एज पर द ओकेजन तैयार होकर नहीं आया है। या अगर एक बंदा इतना ज्यादा तैयार होकर आ जाए कि आपको लगेगा शायद ये अपने वलीमे में आ गया है, तो आप बोलोगे ओकेजन से ज्यादा तैयार होकर आ गया, बट ठीक है, यू विल लेट इट स्लाइड, आप उसको जाने दोगे। बट व्हाट अबाउट बिजनेस एथिक्स, उसमें अप्रोप्रिएटनेस बड़ी मैटर करती है। आप क्या पहनते हो, आप कैसे बोलते हो, आपका कंडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त होता है हमारे ग्रुप के अंदर जिसके हाथ में बहुत खारिश होती है, वो चलते फिरते लोगों को चमाटे मारता है। तो एक बात ये भी है कि किसी दिन वो भी बहुत मार खाएगा लोगों से, लेकिन चलो एक बंदा है। अब फॉर एग्जाम्पल वो दोस्तों में आया, उसने क्या किया, गुद्दी पे चमाट मारा एक दोस्त के और बैठ गया आके। दोस्त को बुरा लगा, लेकिन उसने बोला चलो कोई मसला नहीं, दोस्त है, कभी मैं उसको मारूंगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आप मीटिंग में एंटर होते वक्त दोस्त की गुद्दी पे चमाट मारो, द मोमेंट यूल डू इट, आपको फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आप लोगों को चमाटे मारते हुए। आप घर में बैठे हुए हो, आपने एक बिल्कुल ही लूज सी टी शर्ट पहनी हुई है, आपने एक चेक वाला पजामा पहना हुआ है खुला सा, और आप बोलो आ हाँ जिंदगी गुलजार है, और आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो वही कपड़े पहनते हुए, तो बॉस क्या कहेगा आपको फायर करने से पहले, भाई तुम्हारे अब्बा का ड्राइंग रूम नहीं है, आपका एक ड्रेस कोड है, आपने उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ही अप्रोप्रिएट नहीं है ड्रेसिंग, तो कंडक्ट, ड्रेसिंग और लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो दोस्तों में बैठे हुए हो, तो आप अबे तबे वाली लैंग्वेज यूज करो, कराची किरांची वाली लैंग्वेज यूज करो। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो मीटिंग करने के लिए, आपके पास सामने क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, और आपने बोला कि चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आपने कहा 3, 2, 1 तो ऑर्गेनाइजेशन वाले बोलेंगे ये क्या बेहुदा हरकत है, आपको निकाल देंगे। तो वट एवर यू से, वट एवर यू आर्टिकुलेट, आप किस तरीके से ड्रेस करते हो, आप किस तरीके से अपना कंडक्ट रखते हो, ये बड़ा मैटर करता है, ये बिजनेस एथिक्स का पार्ट। तो उम्मीद है कि आपको पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। पर्सनल एथिक्स बिजनेस एथिक्स से डिफरेंट होते हैं, ये बात हमने पहले लाइन में पढ़ ली थी कि द एथिक्स ऑफ डूइंग बिजनेस आर डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स ऑफ नॉर्मल सोशल बिहेवियर। दोनों में डिफरेंस होता है। व्हाट्स द डिफरेंस? पर्सनल एथिक्स थोड़े से लीनियंट होते हैं, पर्सनल एथिक्स थोड़े से
कह सकते हैं लेस स्ट्रिक्ट होते हैं। जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लीनियंसी शो नहीं करते। और याद रखिएगा, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एथिक्स, पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, तो याद रखिएगा कौन सा एथिक्स प्रिवेल करेगा। जो एथिक्स प्रिवेल करेगा वो होगा बिजनेस एथिक्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 साल से लॉस में चल रही थी। उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एनालाइज किया, एंड दे केम टू द कंक्लूजन कि अगर हमने इस बार भी लॉसेस सस्टेन किए तो ऑर्गेनाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट। यहाँ पे बात आ गई है गोइंग कंसर्न। 1 साल के अंदर बिजनेस चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि एवेल्युएट करेंगे रूट कॉज को। जब हमने रूट कॉज को एवेल्युएट किया तो पता चला कि तकरीबन 200 या 250 एम्प्लॉयज जो काम करते ही नहीं, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, जितना टाइम बैठते भी तो लगता है हमारे साथ पे एहसान कर रहे हैं। लंच ब्रेक 1 घंटे का होता है, 2.5 घंटे के लिए चले जाते हैं। फिर इनको सारी जो नमाजें जो है वो नवाफिल के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़नी होती है। स्मोकिंग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में आते 8 घंटे के लिए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में काम 2 घंटे का करते हैं। सीधा सीधा प्रोडक्टिविटी लॉस है। और यही इनका एटीट्यूड पिछले 3 साल से चल रहा है, तो शायद इनकी वजह से ही लॉसेज हो रहे हैं। जब इवेल्युएट कर लिया, व्हाट दे डिड, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक एथिकल डिसीजन लिया, बिजनेस एथिकल डिसीजन ली। उन्होंने डिसाइड किया कि इन सबको हम क्या कर देंगे, ले ऑफ कर देंगे। तो डाउन साइजिंग की बात हुई। जैसे डाउन साइजिंग की बात हुई तो जैसे उन 250 लोगों को नोटिफिकेशन चले गया कि आपका ये आखिरी महीना, इसके बाद आप अपना बोरिया बिस्तर समेटे और निकल जाए। अफरा तफरी हो गई। जो 250 लोग थे वो तो रोना धोना उन्होंने शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अजीब गरीब सी बातें करना शुरू कर दी। लेकिन वो लोग जिनको नहीं निकाला जा रहा था उनके भी रिएक्शन आना शुरू हो गए। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे जिनको नहीं निकाला जा रहा था, वो दोस्त थे जिनको निकाला जा रहा था उनके। जिनको नहीं निकाला जा रहा था, उन्होंने ये सोचा कि आज ये निकाले गए, कल हम निकाले जाएंगे। तो 200 लोग, 250 लोग वो जिनको निकाला जा रहा है, और 200 लोग वो जिनको नहीं निकाला जा रहा। 4.5 लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। आप तक बात पहुंची। और वो जो 50 लोग थे मैनेजमेंट के, उन्होंने सैंपल करके 100 लोगों को बुला लिया जिनको नहीं निकाला जा रहा। उनको बुलाया, बिठाया, उनको समझाया कि देखो तुम लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो। अब 3 साल के अंदर तुम्हारी तो बहुत ग्रोथ होनी चाहिए थी। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो कंपनी बंद होने पे आ गई, कभी सोचा क्यों? नहीं। तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ बंदा जो सिर्फ मस्करियां करता है, जो कि सिर्फ कॉमेडी करता है, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करता है, काम नहीं करता, अवेलेबल नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, तुम पूरा पूरी रात काम कर रहे होते हो। तो व्हाट्स द यूज? और कल को अगर इसको नहीं निकाला तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो 300 250 की जगह 500 लोगों की जॉब चलेगी, इंक्लूडिंग अस। हम तो काम कर रहे हैं, तुम तो काम कर रहे हो, तो वाई अस, वाई नॉट देम? ये तो इन्होंने अपने लिए गड़ा खोदा, तो आप इसमें गिरने वाले। तो बाकी ने बोला हाँ ये बात तो सही है। उन 100 लोगों को जो बुलाया तो उन्होंने बाकी 100 लोगों को बता दिया यार ये सीन है। उन्होंने बोला ठीक है यार, सही बात है, हमारी जॉब क्यों खराब हो? हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, तो उनकी खुद की गलती थी। खैर उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और उन 250 लोगों को निकाल दिया। यहाँ पे बिजनेस एथिक्स प्रिवेल किया, पर्सनल एथिक्स प्रिवेल नहीं, क्योंकि पर्सनल एथिक्स थोड़े लीनियंट होते हैं अचानक। एक बंदे ने चोरी की। देखा चोरी की है, मैं बॉस को जाके बताऊंगा, ये गलत हरकत है। यहाँ जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, एथिकली सही है। मैं देखा चोरी जिसने की ना वो तो मेरा भाई है। यार वो मासूम है, माफ कर दो। वो मेरा दोस्त है यार, आइंदा नहीं करेगा, मैं डांटूंगा इसको। पता चला वो मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है। तो वो मासूम है बेचारी। नहीं भाई, या फिर बॉस है वो, बॉस है तो जॉब चली जाएगी। नहीं भाई, आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर बायसनेस लेके नहीं आनी है, पार्शियलिटी लेकर नहीं आनी है। आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई चीज अनएथिकल लगती है आप उसको रिपोर्ट करोगे, कोई इलीगल चीज लगती है आप रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे जो पर्सनल एथिक्स होते हैं वो लीनियंट होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी जज्बात में आके मैं क्या करता हूँ कि जो अनएथिकल एक्टिविटीज होती है उनको छुपा देता हूँ। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बिजनेस एथिक्स जो है वो पर्सनल एथिक्स से अलग होते हैं। पर्सनल एथिक्स जो होते हैं वो लीनियंट होते हैं, बिजनेस एथिक्स स्ट्रिक्ट होते हैं। पर्सनल एथिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई कि वो डिसिप्लिन जो डील करते हैं बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, और आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन बना देते हैं, आपकी मॉरल ड्यूटी बना देते हैं कि आपने एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है। अदरवाइज यू नीड टू फेस द म्यूजिक। आपको ही कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, बिजनेस एथिक्स के बारे में लिखा है कि बिजनेस एथिक्स वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और आपकी
आपको बताते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के बारे में काफी डिटेल में बता दिया है। मेरा कह रही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एथिक्स इसलिए फॉलो करने चाहिए क्योंकि डोनर्स डोनेट नहीं करेंगे सिंग अनएथिकल बिहेवियर। ऐसा ही और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी एक फैक्टर है, बिल्कुल सही फैक्टर है। और मुझे लगता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो ज्यादा एथिकल चलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक जिम्मेदारी ली हुई है जो कोई नहीं ले रहा। उन्होंने कहा है कि हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम बेरोजगारों को जॉब देंगे, हम अनस्किल्ड लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे। अगर वो अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो ये तो वही वाली बात है कि मैंने चोर के हाथ में चौकीदारी दे दी। ये ज्यादा रेपुटेशन खराब करेगा ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनको तो एथिकल इश्यूज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। तो उम्मीद है कि आपको एथिक्स, पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में फर्क समझ आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि दोनों की डेफिनेशंस क्या है, दोनों में दोनों के पर्पसेस क्या है। सबसे बड़ी बात है कि जो दोनों में टकरार होगा तो कौन से एथिक्स जीतेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज को समझना क्यों जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि एथिकल इश्यूज को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने एथिकल इश्यूज को समझ लिया तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस एथिक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट यू नीड टू रिकॉग्नाइज एथिकल इश्यूज। ये बात लिखी। फिर आगे लिखा हुआ जो एथिकल इश्यूज होते हैं वो आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम, सिचुएशंस या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अक्सर लोग कहते हैं हर हमें तो पता ही नहीं चला हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, तुमने कोशिश ही नहीं की। आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज थी, तुमने कभी उस तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की। एक बंदा या एक डिपार्टमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, चूज करती है बहुत सारे एक्शंस में से। वो जो एक्शंस होते हैं वो राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, एथिकल भी हो सकते हैं, अनएथिकल भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या चीज सही है, एथिकल है और लीगल। या आप ये भी देख सकते हो आंख बंद करके एक ऐसा ऐसा काम कर लो जो कि गलत भी है, अनएथिकल भी है और इलीगल भी है। चॉइस इज योर्स। आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम, सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी को। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बॉस है, उसको पता चलता है काफी सालों के बाद जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो तो जाली बिल बनाता रहा और उसने अच्छे खासे पैसे बना लिए, वो भाग गया है, रेस भी नहीं हो रहा। बॉस ने बोला यार अब मैं कैसे पता कर सकता था कि वो चोरी कर रहा है। अरे भाई तुम पता कर सकते थे। आपके पास दिन में 50 चीजें परचेज होती होंगी, 50 50 नहीं, कोई भी एक बिल निकालते रैंडमली। आप क्या करते, किसी और नंबर से कॉल करते और कहते यार वो मुझे ना ये यूनिट परचेज करने हैं, आप मुझे काइंडली इसके पैसे बता दें। बताता है भाई एक यूनिट के 1,000 रुपये। तो आप बोलते हैं यार मुझे तो ना 400 यूनिट परचेज करने को डिस्काउंट मिलेगा। उसने बोला ठीक है आपको अप टू 10% डिस्काउंट मैं दे दूंगा। आपने बोला मस्जिद को डिस्काउंट, उसने बोला कि आके बात कर ली। इसका मतलब कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, 12 15% डिस्काउंट हो जाता है। आप जब बिल देख रहे हो तो एक यूनिट की जो चीज परचेज की गई है वो 1,200 रुपए की है। अरे भाई जो चीज वो 1,000 रुपए की बता रहा है और तुम प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो, तुम्हारा काम है परचेसिंग का, और तुम 1,200 रुपए की परचेज करके ला रहे हो वो भी 400 यूनिट, तो 400 यूनिट पे तो वो मुझे 10% देने को तैयार था। मतलब मैं जाके परचेज करता तो वो मुझे 850 या फिर 900 रुपए की दे देता। तुम 1,200 रुपए की परचेज करो, सीधा सीधा तुमने क्या किया है पर यूनिट पे, तुमने 150 200 रुपए, सॉरी 250 300 रुपए या 350 रुपए तुमने बचाए, तुमने चोरी की है। तो यहाँ पे अगर बॉस किस तरीके की एक्टिविटी नहीं करता, बीच बीच में सैंपल करके चेक नहीं करता या जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है वो सही से प्रोक्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एथिकल इशू है क्योंकि आइडेंटिफाइबल था, आपने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये जो पार्ट 2 है इसमें हमने अंडरस्टैंड करना है एथिकल इश्यूज को। अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस एथिक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? क्या आपको पर्सनल एथिक्स समझ आ गया? क्या आपको बिजनेस एथिक्स समझ आ गया? क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? क्या आपको एथिकल इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग मिल गई? बताएं। जबरदस्त। अब ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम इसके कंट्रास्ट में जाके काम करें, कि इसके उलट काम कर लें तो एथिकल हो जाएगा। समटाइम्स पीपल डोंट एक्ट विद इन द लॉ लॉ समटाइम्स पीपल डोंट एक्ट विद इन द लॉ। कि बिजनेसेस क्या करते हैं, किसी भी चीज से बचने के लिए, निकलने के लिए रिश्वत दे देते हैं। बिजनेस किसी भी चीज से बचने निकलने के लिए क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। बिजनेस किसी भी चीज से बचने निकलने के लिए फ्रॉड कर लेते हैं, छोटा मोटा। ये जो छोटा मोटा फ्रॉड, ये छोटा मोटा, छोटी मोटी रिश्वत या छोटा मोटा झूठ जो है ना, आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ।
कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हो सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसकी जेब में 1,000 रुपये रख दिया, बोला जाओ जाओ मिठाई खाओ। चले गया वो। अब उसने क्या किया है कि उसने मेरे झूठ को आइडेंटिफाई किया और उस पे मैंने उसको रिश्वत दे दी, तो उसके पास अब डबल चीज आ चुकी है कि कल को जाके वो बोलेगा, अगली बार आएगा बोलेगा सर वो मिठाई खत्म हो गई है और मेरे घर में ना मीठा ज्यादा खाया जा रहा है, तो इस बार आप जरा 2,000 रुपये दो, वरना बताना पड़ेगा कि एक तो आपने जो एक्टिविटी की है वो इलीगल है और साथ ही साथ आपने जो है वो रिश्वत देने की भी कोशिश की है कि ईमानदार ऑफिसर को, तो आप बोलोगे जा जा 2,000 रुपये ले ले। अगली बार आएगा बोलेगा सर वो असल में खानदान बड़ा हो रहा है, तो 2,000 रुपये की मिठाई पूरी नहीं होती, तो जरा 5,000 रुपये तो दो, वरना पता है आपको ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत देने की क्या सजा होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक ट्रैप में फंस गए। तो व्हेन यू एक्ट विद इन द लॉ तो ऐसा मसला होगा ही नहीं। तो अगर आप किसी को रिश्वत नहीं दे रहे हो, या अगर आप जो है वो झूठ नहीं बोल रहे हो, या फ्रॉड नहीं कर रहे हो, या चीजों स्टेट जो आपके पास फैक्ट्स हैं उसको मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि यू आर सेफ, यू अंडरस्टूड एथिकल इश्यूज। फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, आपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग करनी है। अगर आप उनके साथ ऑनेस्टली डील नहीं करोगे, फेयरली डील नहीं करोगे, तो आपके सप्लायर्स जो है वो आपको सप्लाई नहीं करेंगे, कस्टमर्स आपसे परचेज नहीं करेंगे। ये जो फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग की एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक सवाल भी आया था। एक लड़की है मोना, उसने इंस्टॉलमेंट में गाड़ी परचेज की, उसको हर इंस्टॉलमेंट में 40,000 रुपये पे करने को कहा गया। मोना ने पूछा कि भाई एग्रीमेंट में साइन कर रही हूँ, मुझे एग्रीमेंट पढ़ना वढ़ना आता नहीं है, तो मुझे बताओ मंथली मुझे गाड़ी के कितने पैसे पे करने हैं। उसने बोला 40,000 रुपये। मोना ने बोला गाड़ी के 40,000 पे करने हैं? उसने बोला हाँ। मोना ने साइन कर लिया, मोना आई पहले इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, तो बोला कि भाई आप 48,000 पे कर दो। तो मोना ने बोला भाई तुमने मुझे 40,000 कहे थे। बोला मैंने बिल्कुल 40,000 रुपये कहे थे, लेकिन वो गाड़ी के थे, आपको इंश्योरेंस के 8,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मुन्ना ने बोला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुना तुमने पूछा ही नहीं। मुन्ना कहेगा मैंने लिटरली तुमसे पूछा था कि गाड़ी के कितने पैसे पे करने हैं। तो बोला मैंने आपको बताया तो था गाड़ी के दो आठ चार सॉरी 40,000 रुपये पे करने हैं। तो गाड़ी के 40,000 रुपये पे करने थे वो तो बताया था, इंश्योरेंस के 8,000 रुपये पे करने थे वो नहीं बताया था। ये बंदा समझ रहा था कि मुन्ना पूछना चाह रही है कि टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, लेकिन उसने क्या किया, मुन्ना के वर्ड्स को ट्विस्ट करके सिर्फ गाड़ी पे बात डाल दी। तो मुन्ना को थोड़ी पता था इंश्योरेंस के पैसे भी देने हैं, तो बोलता है भाई देखो आपको गाड़ी के 40 देने हैं, इंश्योरेंस के 8,000 रुपये देने हैं, टोटल आपने मंथली 48,000 रुपीज पे करने हैं। तो मुन्ना को समझ आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती वरना नहीं करती। तो यहाँ पे आपने उसके साथ फेयर और ऑनेस्ट डीलिंग नहीं की है, तो अगली बार मुन्ना क्या करेगी कि आपको जाके आपके कस्टमर्स छोड़ेगी, आपके बारे में बुरी भली बातें करेगी, और वो बनती भी है। फिर लिखा हुआ है एक्टिंग फेयरली टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड शोइंग ड्यू कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। आपने क्या करना है, एम्प्लॉइज के साथ फेयर ट्रीटमेंट रखनी है, उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए ड्यू कंसर्न शो करना है आपने, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है आपने। सिर्फ एम्प्लॉय के साथ, कस्टमर के साथ और सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने रिस्पेक्ट शो करनी है, आपने ड्यू कंसर्न शो करना है कम्युनिटीज के लिए जिसमें आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, लोकल कम्युनिटीज। आपके घर के, आपके बिजनेस के इर्द गिर्द घर होंगे, आपके बिजनेस के इर्द गिर्द बिजनेसेस होंगे, आपने उनके सामने उनके लिए रिस्पेक्ट शो करनी है, उनके लिए कंसर्न शो करना है। आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट शो करनी है, और उन ऑर्गेनाइजेशन से डील नहीं करना है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट शो नहीं करती हैं। आपने क्या करना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में लोग चाइल्ड स्लेव लेबर का इस्तेमाल करते हैं उसको डिस्करेज करना है आपने, कंसर्न शो करना है इन्वायरमेंट के लिए, और आपने सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। सस्टेनेबल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो कि इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, कल्चर को सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट शो करता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब टॉपिक है वो सिचुएशंस जहाँ पे लिटरली बिजनेस एथिक्स जो है वॉयलेट हो चुके हैं, वो सिचुएशंस जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे कह सकते हैं सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अनएथिकल एक्टिविटीज, वो सिचुएशंस आ चुकी हैं जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। मुझे बताओ कि अंडरस्टैंडिंग एथिकल इशू समझ आ गया है? अंडरस्टैंडिंग एथिकल इशू समझ आ गया है कि अगर आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेंगे तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज को लेके वो बढ़ जाएगी। यू एक्ट विद इन द लॉ, आप फेयर डील करो सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, लोकल कम्युनिटी के साथ। आप रिस्पेक्ट शो करो ह्यूमन राइट्स के लिए, आप उन बिजनेस से डील ना करो कि जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट शो नहीं करती है। आपने एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है, बिजनेस को सस्टेन करना है। ठीक है। अब वो एक्टिविटीज जहाँ पे वो एक्टिविटीज जो कि अनएथिकल है और ऑर्गेनाइजेशन को खराब करना शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग वो चीजें ले रहे होंगे जो उनकी नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होना शुरू हो गई है, एथिकल इश्यूज अराइज होना शुरू हो गए।
टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू, सीधा सीधा कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो रही है। एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में सवाल आया था कि एक बंदा जो है वो ट्रैवलिंग करता है चिंची के अंदर, चिंची में आने के 100 रुपये बनते हैं, जाने के 100 रुपये बनते हैं। वो कहता है मैं तो इनड्राइव में आया गया था, झूठा बिल बना के दे देता है। और बोलता है 1000 रुपये में आया था, 1000 रुपये में गया, तो उसको 2000 रुपये मिल गए। 2000 रुपये में से 1800 रुपये उसकी जेब में गए, और 200 रुपये का उसने जो खर्चा किया था वो उसको वापस मिल गया। तो वो 1800 रुपये उसके नहीं थे, उसने 1800 रुपये चोरी किए हैं। वो 1800 रुपये ही टोक इट, एंड दैट 1800 रुपीज डिड नॉट बिलोंग टू हिम। सही है। सेइंग थिंग्स यू नो आर नॉट ट्रू, झूठ बोलना। एक बंदे ने पूछा यार ये गाड़ी का कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कभी डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं की? उसने बोला नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल कभी कोई मसला ही नहीं हुआ, बेहतरीन है। और पता चला कि 3 हफ्ते पहले आपने दरख्त पे गाड़ी दे मारी थी और आगे का पूरा जो है वो एक्सटर्नल खराब हो गया था। आपने उसको पूरा रिपेयर करवाया है, तो यू यू सेड समथिंग दैट यू न्यू वर नॉट ट्रू। यहाँ पे आपने अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है। गिविंग और अलाउिंग फॉल्स इंप्रेशन, यहाँ पे आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने ऐसा इंप्रेशन दिया है जो कि गलत है। सही है, और आपको पता है कि ये गलत इंप्रेशन है, बट स्टिल यू डिड इट एनीवे। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, एक बंदा गया बॉस के पास और उसने, हाँ भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे और तुमने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। वो बोलता है बॉस क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं कल भी पूरा टाइम हॉस्पिटलाइज था, हिम्मत नहीं थी, होश नहीं था कि आपको मैसेज कर सकूं, आज भी मैं बीमारी में आ गया। बॉस ने, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, जाओ। अब मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, मुझे पता है कि कल ये पार्टी में गया हुआ था और इंजॉय कर रहा था, सबसे ज्यादा यही नाच रहा था। तो इसका मतलब ये है कि मैं खामोश रह गया। तो मैंने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन मैंने सच भी नहीं बोला, जबकि मैं बोल सकता था। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे झूठ को नहीं रोका जाता, प्रमोट किया जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो जाती हैं। तो गिविंग और अलाउइंग फॉल्स इंप्रेशन। बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बाइंग इन्फ्लुएंस का मतलब है कि किसी का इन्फ्लुएंस परचेज कर लेना। एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंटरेस्ट तुम्हारा है, अगर दोनों में अगर फसाद होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक एग्जांपल यहाँ पे, एक एग्जांपल मैं आपको अभी लेटेस्ट बताता हूँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पढ़ाता हूँ, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मुझे एक बात पता चली। जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि अनएथिकल इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो बताते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन वहां पे क्या है कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे गरीबों को पैसे मिलते हैं, फर्नीचर मिलता है, शादियों के लिए चीजें मिल जाती हैं। तो वहां पे बहुत केसेस आते हैं, जाहिर सी बात है कि अब केसेस ज्यादा हैं तो उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो फाइल नीचे चली जाती है। तो वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा कि यार मैं फाइल ऊपर कर सकता हूँ अगर तुम मुझे कुछ दो तो अक्सर वो ऐसी चीजें मांगता था जो कि मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता, खैर तो मांगता था वो। और एक इंस्टेंस में ये हुआ कि एक गरीब बूढ़ा आदमी था, उसने बोला भाई बेटी की शादी है तो मुझे जो है वो फर्नीचर चाहिए, तो मेरी फाइल तो काफी नीचे है, अब शादी की डेट नजदीक है तो आप कुछ कर दो। उसने बोला ठीक है, आप मुझे 15,000 रुपए दो, आपकी फाइल ऊपर आ जाएगी। उसने बोला ठीक है। जिस टाइम पे बुलाया, इत्तेफाक से वो बंदा भूल गया था कि मैंने एक बंदे को बुलाया है, और जिस बंदे ने बुलाया था वो वॉशरूम चले गया। अब जो बंदा पैसे लेकर आया 15,000 रुपए, तो उसको समझ नहीं आया किसको देने, तो वो उस बंदे के हेड के पास गया। उसने बोला सर ये 15,000 रुपए हैं। तो हेड ने बोला किस चीज के 15,000 रुपए? तो उसने बोला यार कि मेरी फाइल ऊपर करवानी है, मेरी बेटी की शादी है, तो सर ने कहा था कि 15,000 रुपये लिया तुम्हारी फाइल ऊपर हो जाएगी। बोला किस सर ने कहा था? तो इत्तेफाक से वो आ रहा था फिल्मों वाला सीन, बोला वो वाले सर ने कहा था। तो जैसे ही वो बंदा आया, उसकी तो हालत खराब हो गई कि जिससे 15,000 रुपये मंगे थे वो भी था, उसके हाथ में 15,000 रुपये भी थे, बॉस भी खड़ा हुआ था। तो अभी वो अपने आप को संभलता, भागने की कोशिश करता, तो बॉस ने क्या किया, उसको गिरबान से पकड़ के अपनी तरफ किया, एंड ट्रस्ट मी, उसने उसके बाल पकड़े और इतनी जोर से नोचे हैं, खींचे हैं कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो। और उसने इतने गुस्से में खींचे हैं कि उसके बाल का पूरा गुच्छा हाथ में आ गया, उसके जो ना स्कैल्प का पूरा स्किन हाथ में आ गई, खूनम खून वो बंदा हो गया। द पॉइंट इज के व्हाट ही डिड, उसने इन्फ्लुएंस परचेज किया। कैसे इन्फ्लुएंस परचेज किया? ओ सॉरी, उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरा इन्फ्लुएंस तुम खरीद लो, कि यहाँ पे मैं तुम्हारी फाइलें चलाता हूँ तो मेरा एक इन्फ्लुएंस है। यू गिव मी 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, और मैं क्या करूंगा कि मेरा अपना इन्फ्लुएंस तुम्हें बेच दूंगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या, एक एनजीओ का इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करें। अब लोगों की हेल्प तो एक सीक्वेंस में ही होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता सबकी हेल्प एक साथ हो जाए, क्योंकि तुमने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है।
तो वहां पे जो पहले आएगा उसकी पहले हेल्प होगी। तुमने क्या किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट है पैसे पकड़ना, और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि वो सबको हेल्प करे सीक्वेंशियली। तुमने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में अपने इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट लिया, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बाइंग इन्फ्लुएंस। अब लोग आके तुम्हारा इन्फ्लुएंस बाय कर रहे हैं, तुम्हें 15,000 रुपए दे रहे हैं, या फिर तुम कुछ और मांग रहे हो तुम्हें वो भी दे रहे हैं, तो दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देता है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बंद करवा देते हैं। नहीं, ये मारना एथिकल और लीगल नहीं था हमजा, लेकिन हम मैंने बताया ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कानून की वीकनेस की वजह से हाथ से निकल जाती है। एक बंदे ने अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की, इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की, एक बंदे ने अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन उसकी अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी जस्टिफाइड हो जाती है जस्ट बिकॉज कि दूसरे वाले की अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी ज्यादा थी। आई गेट इट कि जो जो बॉस ने हरकत की वो गलत थी, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है उसकी एक्टिविटी को देखते हुए शायद हमारे जो पर्सनल, शुरू में मैंने क्या कहा था, हमारे पर्सनल एथिक्स जो है ना लीनियंट होता है। हम लोग जो है वो देखते हैं कि एक बंदा जो ना क्रिमिनल है, हम बोलते हैं कि इसको जला दो मार दो, और जो हमको सही भी लगता है, इवन मुझे भी सही लगता है, लेकिन कानून की नजर में क्या है, वो अनएथिकल है। सही, तो कानून की नजर में तो वो अनएथिकल ही रहेगा ना, इलीगल ही रहेगा। तो हम जितना भी हम कहते हैं कि यार डकैत को जला दो, आप भी कहोगे मैं भी ये कहूंगा, लेकिन कानून क्या कहता है, ये इलीगल है। ऐसा ही है। तो ये जो इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज को ना हम जितना भी समझने की कोशिश करेंगे ना, हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस मोमेंट पे बंदा क्या सोच रहा होता, क्या कर रहा होता, हमें नहीं पता। लेकिन ये बात तो कंफर्म है, जो बॉस है उसकी इंटेंट सही थी, और जो एम्प्लॉय है उसकी इंटेंट बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो दोनों ने अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई, ठीक है। बट ये जो बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जाम्पल तुम्हें समझ आ गई होगी कि उसके पास एक इन्फ्लुएंस था, लोग उसका इन्फ्लुएंस परचेज कर रहे थे कि मुझे पैसे दो और मैं तुम्हारा। और दूसरा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट था, किसका इंटरेस्ट था, ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हाँ उसको हटा दिया सीट, जाहिर सी बात, उसके बाल ही हट गए, अब सीट सीट का क्या करे, तो उसको हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बाइंग इन्फ्लुएंस और एंगेजिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इस बुक की एग्जांपल देता हूँ, उसमें जो लिखा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का अब्बा जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने होम मिनिस्टर को मिठाई का डब्बा भिजवाया और बोला सर ये आप मीठा खाएं और जरा इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दें। तो होम मिनिस्टर ने मिठाई का डब्बा वापस भिजवा दिया और कहा कि भाई मुझे शुगर है। उसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिश्वत नहीं दे पा रही होम मिनिस्टर को, इन्वेस्टिगेशन बड़ी टाइट चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा इसका इन्फ्लुएंस कैसे बाय करें, इसको खुद तो खरीद नहीं सकते, इसके इन्फ्लुएंस को खरीद नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि देखा कि इसका अब्बा जो है ना वो करप्ट आदमी है। उसने होम मिनिस्टर के अब्बा को बुलाया, चाय वाय पिलाई, खाना ना खिलाया, सब कुछ अच्छे से इज्जत विज्जत दी, और बोला कि सर वो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम आपको कंस्ट्रक्शन का काम देना चाहते हैं। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दो। बड़ा खुश हो गया वो। तो यहाँ पे जब उसको कंस्ट्रक्शन का काम मिला, तो 2 से 3 दिन बाद जो है ना इन लोगों ने कॉल की उस बंदे को, अब्बा को। अब्बा को कहा यार बड़े परेशान है। तो अब्बा ने कहा कि "बट तुम क्यों परेशान हो, तुमने मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दिया, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, क्या परेशानी है"। तो उन्होंने कहा यार वो हमारे ऊपर ना एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता नहीं कोई होम मिनिस्टर है XYZ नाम का, तो बड़ा तंग कर रहा है। अब ऐसे प्रिटेंड करे कि पता ही नहीं उसका बेटा है। बोले ओ हो अच्छा ये होम मिनिस्टर, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अब अब्बा और बेटा बैठे हुए ब्रेकफास्ट पे। तो अब्बा ने बोला बेटा बताओ काम वाम कैसे चल रहा है, तो बेटे ने बोला हाँ अब्बा बिल्कुल ठीक चल रहा है। बोला तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है, तो मेरा काम क्यों खराब कर रहे हो। बोला क्या मतलब। बोला यार कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे तुमने इन्वेस्टिगेशन डाली हुई है, उसने मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दिया हुआ है, करोड़ों रुपए का काम है। अगर कल को इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ कोई बात आ गई, तो मेरा तो कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। उसने कहा तो अब्बा ये अगर गलत करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं भाई ये लोग अच्छे लोग हैं, अगर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में कोई उल्टी सीधी बात निकली तो इनके कॉम्पिटिटर्स ने डाली होगी, खुद ये नहीं कर सकते, तुम इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी बात मानो, ये लोग अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि होम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन रोक दी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने अब्बा को परचेज करके होम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस बाय कर लिया। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 3 जगह से, अब्बा को बिजनेस करना है, बिजनेस ने इन्वेस्टिगेशन से बचना है, होम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन में फंसाना था ऑर्गेनाइजेशन को। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, बाइंग इन्फ्लुएंस।
उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। हाइडिंग और डाइवल्जिंग इंफॉर्मेशन। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। डाइवल्ज का मतलब होता है बताना। किसी जो है वो पॉइंट पे हमें ये समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, उसे आप डाइवल्ज नहीं कर सकते। अगर आप उसे डाइवल्ज करोगे, रिवील करोगे, तो ये अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीजें जो है वो बताने की होती है, अगर आप उसको हाइड करोगे, छुपाओगे, तो ये भी अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, जब भी दवाई बनाती है, दवाई बनाते वक्त उनको मेक श्योर करना होता है कि वो तमाम साइड इफेक्ट्स को क्लियरली पर्चे पे लिख के दे दें। अगर वो नहीं लिख रही है तो इसका मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर रही है जो कि रिवील करने की थी। डाइवर्जिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना। ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई मीटिंग हुई है और जाके वो मीटिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन राइवल फर्म को दे दे, तो यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज कर दी, उसने इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म किया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल इश्यूज चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। टेकिंग अनफेयर एडवांटेज। आप किसी का एडवांटेज लेते हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन अगर वो एडवांटेज अनफेयर हो कि वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, तो दिस इज रॉन्ग। तो लोग अनफेयर एडवांटेज लेते हैं। यहाँ पे वो एग्जांपल बैठती है कि बहुत सारे करंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बन रहे हैं जो कि बिजनेसेस को रोकते हैं अनफेयर एडवांटेज लेने से उन कस्टमर का जो कि एडुकेटेड नहीं होते, या उनको कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं पता होती कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे मूना वाली एग्जांपल दी थी कि मूना को ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं पता थी, तो यहाँ पे वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में चली गई कि जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। तो यहाँ पे जो है वो अनफेयर एडवांटेज नहीं लेना, अगर अदरवाइज आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। कमिटिंग इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में हरासमेंट चलते हैं, आपको पता है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होती है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है, लैंग्वेज की डिस्क्रिमिनेशन होती है, ऐसा ही है। और ये हर लेवल पर होती है, आपके मेरे लेवल पर होती है। द थिंग इज के अगर कोई बंदा जो है ना इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर रख रहा है किसी भी डिफरेंसेस की वजह से, तो ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। अब्यूजिंग पावर एंड मिसट्रीटिंग इंडिविजुअल। सिंपली यार, आप इंडिविजुअल्स को मिसट्रीट करोगे, अपनी पावर को ओवर यूज करोगे, अब्यूज करोगे, तो ये गलत है। परमिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज को अलाउ करना इज इटसेल्फ इज एन अनएथिकल एक्टिविटी। दो बॉसेस हैं, दो पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर जो ना तूफान है, बदतमीजी करता है लोगों के साथ। एक पार्टनर बहुत अच्छा है। अब अच्छे वाले पार्टनर के पास आप जब यार आपका पार्टनर बदतमीजी करता है, गालियां देता है, बदतमीजी करता है, नीचा दिखाता है, गलत बात है सर, आप इसको कुछ समझाओ। यार मैं क्या करूं, मैं तो सीधा हूँ, मैं तो ये हूँ। अबे भाई, तो उसका पार्टनर है, अगर तेरे पार्टनर ने अपने एम्प्लॉय से बदतमीजी कर करके उनको भगा दिया, तेरी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यू शुडेंट परमिट ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज। वॉयलेटिंग रूल्स। लोग कहते हैं कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। भाई ऐसा नहीं होता है, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग रूल बनाते हैं लेकिन भूल जाते हैं रूल बने हुए थे। टाइम का रूल है, लोग लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। लंच का रूल है तो लोग क्या करें, 3 3 4 4 घंटे लंच पे चले जाते हैं। ऑफिस में ऑफिस का काम करने का रूल है, लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। कंडोनिंग अनएथिकल एक्शंस। कंडोन का मतलब होता है अलाउ कर देना। मुझे पता चला कि फाइनेंस ऑफिस में ना, फाइनेंस वाला क्या करता है, बॉस के सिग्नेचर जो है ना फोर्ज करता है, फोर्जरी करता है, और पैसे निकलवाता है। भाई दिन के अंदर जा रहे हैं 50 चेक जा रहे हैं, 5,000 रुपए का बॉस का चेक डाल के डाल दिया, 5,000 रुपए खा लिए, कोई मसले मसले की बात ही नहीं है। हर हफ्ते बंदा एक एक्टिविटी करता है, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता है। बराबर में जो एचआर डिपार्टमेंट, उसको ये बात पता चली। एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर आया, बोला यार तुम बॉस का सिग्नेचर चोरी कर, वो कॉपी करते हो, तुम इतनी गलत हरकत करते हो, ये क्या हरकत है? उसने बोला यार मैं आइंदा नहीं करूंगा यार, तुम प्लीज बॉस को नहीं बताना। बोला बॉस को? पागल हो क्यों, क्या बॉस को थोड़ी बताऊंगा, मेरा भी एक चेक बना दो। तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल एक्टिविटीज को कंडोन किया जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा देगा। मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम। ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना करना, या ऑर्गेनाइजेशन टाइम में गेम्स खेलना, या ऑर्गेनाइजेशन टाइम में फ्रीलांसिंग करना, या ऑर्गेनाइजेशन टाइम में कॉमेडी करना, ये क्या है, अनएथिकल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाई। क्या ये बात आपको समझ आ गई? चैप्टर नंबर 5 तो मैं करवा चुका हूँ, अभी पिछली क्लास में कंप्लीट किया है, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टॉपिक भी पढ़ लिया। क्या आपको ये 12 पॉइंट समझ आ गए? कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं?
अब आपके पास आ रहा है टेस्टिंग टेक्निक्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। अब मैंने 1 घंटे का ये आपको पढ़ाया है, 1 घंटे का मैंने 40 मिनट्स में पढ़ाया है। अब मजीद 40 मिनट्स का टॉपिक जो ना रह गया है, वो इंशाल्लाह हम मंडे को कर लेंगे। मंडे को चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपके पास रह गया टेस्टिंग टेक्निक्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। इट विल टेक 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें तकरीबन 20 मिनट लगेंगे समझने के लिए। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल एक्टिविटीज, इसमें आपको 2 मिनट लगेंगे। और फिर आपके पास जो टॉपिक आ रहा है मैनेजिंग एथिकल एक्टिविटीज, इसमें आपको अगेन 10-15 मिनट लगेंगे। तो 15-15-30 और 15 45 मिनट्स में हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो 45 मिनट्स जो है मंडे को कर लेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। अक्सर कह रही है कि पॉइंट 4 की एग्जाम्पल रिपीट कर दूं। जो पॉइंट 4 की एग्जाम्पल तो काफी डिटेल में बताई है मैंने। चलो बता देता हूँ। इन्फ्लुएंस को बाय करने का मतलब क्या है? 2022 का आई बिलीव वर्ल्ड कप था, जब हमारी टीम थोड़ी सी बेहतर थी। या 2021 या 2022, आई बिलीव 2022 था। वहां पे जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हम अक्सर देख रहे थे कि अंपायर्स जो हैं वो इंडियन टीम के फेवर में डिसीजंस ले रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि बीसीसीआई के पास इतने पैसे हैं, बीसीसीआई के पास इतना पावर है, इतनी इन्फ्लुएंस है कि वो आईसीसी को अपने जेब में रखती है। कैसे जेब में रखती है? आईसीसी को पैसे देकर। तो लोगों ने कहा कि यार इन्होंने अंपायर का इन्फ्लुएंस बाय कर लिया है पैसे देकर। बताओ, क्या ये एग्जाम्पल बनती है बाइंग इन्फ्लुएंस की? भाई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट पीपल अक्यूज्ड आईसीसी के उन्होंने क्या किए, पैसे लिए। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये बाइंग इन्फ्लुएंस की एग्जाम्पल, अगर ये बात सच्ची साबित हो जाती तो उसका मतलब है कि बीसीसीआई लिटरली बॉट इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीसी। ये होगी बाइंग इन्फ्लुएंस की एग्जाम्पल। एंगेजिंग इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझो। तुम हो एचआर मैनेजर, सही है, तुम एचआर मैनेजर नहीं हो। हाँ तुम एचआर मैनेजर हो, सही है। तुम्हें ना एक बंदा हायर करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग हेड तुम्हारे पास आया, और नहीं, तुम्हारे पास आया फाइनेंस हेड। फाइनेंस हेड ने कहा कि यार वो मार्केटिंग के लिए तुम्हें एक बंदा चाहिए ना, मार्केटिंग असिस्टेंट चाहिए। तो बोला यार मेरी जो है ना असल में फूफी का एक बेटा है, बड़ा जबरदस्त है, मार्केटिंग बड़ा अच्छा है वो। तो यार उसको भी जरा कंसिडर करो जॉब के लिए। उसने बोला ठीक है, इसकी सीवी दे दो, मैं इसको कंसिडर कर लूंगा। बोला तुम समझे नहीं यार, इसी का इंटरव्यू लो, इसी की जॉब करवाओ, बाकियों को कटा दो। या अगर तुम्हारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सबको इंटरव्यू के लिए बुलाओ, लेकिन इस माइंडसेट से बुलाओ कि उनको सिलेक्ट नहीं करना, मेरी फूफी के बेटे को सिलेक्ट करना है। तो एचआर डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर तो पैसे रखे हुए होते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट ने क्या कहा, फूफी के बेटे को बुलाया और उसका इंटरव्यू किया, उसको सिलेक्ट कर लिया। दो शायद वो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होता, लेकिन ये जो बुलाने का तरीका ये सही नहीं था। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो क्या कह सकते हैं इंटरेस्ट है कि भाई जो भी बंदा सिलेक्ट होगा उसका बाकायदा पूरा एक हायरिंग सिस्टम चलेगा कि पहले सबसे पहले क्या होगा, जॉब एनालिसिस होगी, जॉब डिजाइन होगी, फिर जॉब डिजाइन के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो जॉब की पोस्ट बनेगी, फिर उससे आपको जो है वो सीवीज रिसीव होंगी, नंबर ऑफ सफिशिएंट सीवीज आ जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, सबको कॉल करोगे, इंटरव्यू के लिए इनवाइट करोगे, टेस्ट वगैरह करोगे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करोगे, उसके बाद जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट करोगे। तो ये तमाम प्रोसीजर आपने इग्नोर कर दिया, पूरा चैप्टर नंबर 8 आप खा गए जस्ट बिकॉज कि आपके फूफी का बेटा मौजूद था। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट था, एक फाइनेंस हेड का इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आ गया अच्छा? पॉइंट नंबर 11, कंडोन का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। देखो अगर तुम विटनेस करते हो एक फेलो एम्प्लॉय को पैसे की एम्बेजलमेंट करते हुए, हेरा फेरी करते हुए, कि वो क्या कर रहा है, फोर्ज कर रहा है, कॉपी कर रहा है साइन किसके, बॉस के। तो अगर तुम उसको वॉयलेट कर देते हो तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अनएथिकल एक्शन को कंडोन नहीं कर रहे बल्कि आप उसे रिपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बर्दाश्त कर जाते हो कि यार मुझे भी शायद पैसे मिल जाएं, या तुम डर रहे हो कि यार ये मुझे फंसा देगा, तो इसका मतलब है कि तुम अनएथिकल एक्शंस को कंडोन कर रहे हो, तुम उसे परमिट कर रहे हो, उसे अलाउ कर रहे हो, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, रिपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि रिपोर्ट नहीं करते हैं अनएथिकल एक्टिविटीज को। ऐसा ही है भाई, एक बंदे ने दूसरे बंदे को, एक लड़की को हैरास करते हुए देख लिया, और किसी ने उस बंदे को देखा नहीं कि इसने ये चीज करते हुए देखी है। तो अब वो अकेला एक गवाह है,
और वो चाहता तो वो विसल ब्लो कर सकता था, वो फंसा सकता था उस बंदे को, किसी भी रीजन की वजह से उसने नहीं फंसाया, तो उसने क्या किया, अनएथिकल एक्टिविटी को कंडोन किया। ये बात समझ आ गई? चल, उम्मीद है कि आपको 50% चैप्टर नंबर 6 समझ आ गया होगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर चैप्टर नंबर 9, 10 हमारी आईटीबी की वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी, फिर बीडब्ल्यूसीएस में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि उसके बाद जब हम एंटर हो नवंबर में, तो हम लोग जो नई वर्कशॉप है उस पर फोकस करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।